हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो आज हम आए हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्टे ऑर्डर। सबसे पहला चीज़ इस पे हम आज जो फोकस करेंगे आज की वीडियो में, वो पहला ये है कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, कानून के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स जो होती है, जो एक लीगल रिक्वायरमेंट जिसे बोला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उन रिक्वायरमेंट्स के जो लीगैलिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड जो हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए, अपना कोई भी केस, लॉयर है, अपने केस में आप एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं मेरे से, तो आप ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये एक पेड अपॉइंटमेंट होती है और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, जब स्टे ऑर्डर हमें चाहिए होता है, देखिए स्टे ऑर्डर जो ये होती है, हमारी आम भाषा में हम इसको स्टे ऑर्डर बोलते हैं। अगर हम कानून की भाषा में हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंजंक्शन। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 जो होता है वो इंजंक्शन को हम बोला जाता है। पर हम आम आदमी के लिए वीडियो बन रहा है तो मैं आम आदमी की भाषा ही यहाँ पे यूज़ करूँगी, जिसे हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए, कानून के हिसाब से अगर मुझे स्टे चाहिए तो स्टे के लिए मुझे कोर्ट को 3 बिंदुओं को पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर ये 3 बिंदु में से कोर्ट सेटिस्फाई होता है, तीनों पे ही, तभी जाकर मुझे स्टे मिलता है। बिना इन तीनों बिंदुओं का बात किए बिना कोर्ट आपको स्टे नहीं देगा, कोई भी स्टे नहीं देगा। और ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है उस पर ये क्लैरिफाई किया गया है, बताया गया है कि ये चीज़ कोर्ट को देखना है जब भी आप स्टे ऑर्डर देते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज़ हम बात करते हैं वो है आपका प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी केस क्या होता है? प्राइमा फेसी केस का मतलब, हाँ, आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, एक प्राइमा फेसी केस बना। अगर मैं बोल रही हूँ कि ए ने केस फाइल किया ये बोलते हुए कि बी ने मुझे झापड़ मारा है ना, तो मतलब झापड़ मारा है, ऑब्वियसली कानून का उल्लंघन हुआ है। और किसको मारा है? ए को मारा है। ऐसा नहीं कि डी को मारा और ए ने आके फाइल कर दिया। तो ए का बी के साथ में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड का प्रॉब्लम हुआ है, उसने उसको झापड़ मारा है, तो एक प्राइमा फेसी केस बना है। और मेरा ये जो गाल है वो लाल भी हो गया, ए का जो गाल है वो लाल भी हो गया, प्रूफ भी है आपके पास में, तो इसे बोलते हैं प्राइमा फेसी केस। मतलब शुरुआत ही आपको बता देना है कि आपके पास अधिकार था और उन अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूँ, प्राइमा फेसी केस। दूसरा आता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है? देखिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये रहता है कि अगर इस चीज़ को जो आपके साथ में हुआ है, आपके साथ में जो गलत हुआ है, ये देखने का जो एक कोर्ट का जो एक नज़रिया रहता है, कोर्ट देखता है कि अगर मैं इसको स्टे नहीं दूंगा तो किसको इससे परेशानी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली ए अगर कोर्ट में आया और बोल रहा है उसे स्टे चाहिए, अगर कोर्ट स्टे नहीं देता है तो यह क्या चीज़ वो ए के लिए फ़ायदेमंद होगी, ए के लिए क्या वो चीज़ सही होगी? फ़ायदेमंद की बात तो गलत होगी, क्या ए के लिए वो चीज़ सही होगी या फिर गलत होगी? मतलब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पर कहाँ है? क्या कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा अगर मैं स्टे नहीं दूंगा तो? मतलब ये आपको बताना पड़ता है कि अगर आप मुझे स्टे नहीं दोगे, पहला चीज़ बताइए कि भैया ये मेरी ज़मीन है, प्राइमा फेसी केस है, मेरे ज़मीन को ये बी जो है वो डिफेंडेंट जो है वो पकड़ रहा है, वो हो गया आपका प्राइमा फेसी केस। मेरे ज़मीन पे वो रेलिंग डाल रहा है, प्राइमा फेसी केस। ये एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अगर स्टे नहीं देगा तो क्या बी अपना वो जो रेलिंग बनाने का काम करता है वो रोक देगा? आंसर है नहीं। वो अगर मैं स्टे नहीं दूंगा कोर्ट, तो ये उसका जो ए का जो ज़मीन है वो उस पर वो रेलिंग डालता जाएगा। तो मतलब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस अगर मैं नहीं करूँ तो वो बी के फेवर में चला जाएगा, जो कोई तरह से एक तरह से इनजस्टिस हो जाएगा। यही बैलेंस और कन्वीनियंस से जो तीसरी बात जुड़ी होती है वो इरिपेरेबल डैमेजेस। अगर मैं कोर्ट अगर ये सोचता है अगर मैं इसको स्टे नहीं देता हूँ तो क्या जो ए है या प्लेंटिफ जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? हाँ, वो पूरा ज़मीन को वो पूरा रेलिंग कर देगा। रेलिंग करने के बाद वो अगर उस पर वो घर खड़ा कर देता है तो ए का तो एकदम बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उस चीज़ को वापस पुनः स्थिति में वो ला नहीं पाएगा। तो ये एग्जाम्पल तुम्हें बताना आपको कोशिश करिए कि प्राइमा फेसी केस आपको पहले प्रूव करना है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपको प्रूव करना है, और इरिपेरेबल डैमेजेस ये चीज़ कोर्ट को प्रूव करना। ये तीनों चीज़ जो प्लेंटिफ होता है उसके फेवर में जाना चाहिए, तभी जाकर कोर्ट स्टे देता है। अब इन तीनों चीज़ों को और थोड़ा डिफाइन करते हुए हम केस लॉस पर आते हैं।
तो सबसे पहला जो हम केस ला रहे हैं वो है गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कोका कोला कंपनी एंड अदर्स। ये थोड़ा सा पुराना केस है, 1995 का है, सुप्रीम कोर्ट का है, 2372 ये इसका कॉस्ट टाइटल केस लॉस है इसका। इस केस को मैं पढ़ देती हूँ। इस लैंडमार्क जजेस में गाइडलाइंस दिए गए थे स्टे ऑर्डर को लेकर कि कभी भी टेम्परेरी इंजंक्शन देना है तो कोर्ट को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्राइमा फेसी केस प्लेंटिफ के फेवर में होना चाहिए। साथ ही साथ में मस्ट एग्जामिन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो प्लेंटिफ है उसका कंडक्ट ही कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे दिखाई देता है। सर कंडक्ट नीड्स टू बी एग्जामिन एट द स्टेज वेयर एन एप्लीकेशन टू सेट एन ऑर्डर और 39 रूल 4। ये जो कंडक्ट की बात यहाँ पे इसलिए की गई है कि अगर आगे जाके स्टे ऑर्डर को हटाने की बात होती है, ऑर्डर 39 रूल 4 की अगर बात होती है, तब ये कंडक्ट ही काम आता है। और बैलेंस ऑफ लॉस, जो इरिपेरेबल डैमेजेस की हम जो बात कर रही है उसके बारे में बोला गया है। तो बेसिकली ये जो 3 प्रिंसिपल ऑफ इंजंक्शन का जो हम बोले या स्टे का जो बोलते हैं, तो ये जो जजमेंट था MS गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस कोका कोला कंपनी से निकलकर आया था। और बहुत बार ये डिफेंडेंट जो होते हैं इस जजमेंट का यूज़ करते हैं प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, ये बोलते हुए देखिए ये एक ऐसा जजमेंट जिसको दोनों पार्टी यूज़ कर सकती है। अधिकतर डिफेंडेंट इसको यूज़ करती है उस स्थिति में जब उसको पता होता है कि प्लेंटिफ अपना ये तीनों पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहा, तीनों में से कोई एक पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहा है, या तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए कि प्राइमा फेसी केस है उसके पास में, या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस दिखाने के लिए उसके पास में कुछ ये नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, या डैमेजेस दिखाने के लिए उसके पास फैक्ट्स नहीं। तो ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट इसी को जो एक प्लेंटिफ के फेवर में होने वाला जजमेंट है उसको अपने फेवर में दिखा सकता है। साथ ही साथ प्लेंटिफ भी दिखा सकता है अगर वो तीनों पॉइंट को जजेस से प्रूव करता है और कोर्ट को दिखा देता है कि भैया तीनों चीज़ इसमें बोला गया, मैंने तीनों चीज़ आपको मैं प्रूव कर चुका हूँ, दीजिए मुझे स्टे। तब भी तो डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर, डिपेंड करता है कि आपने अपना केस किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से जजमेंट को अपने फेवर में यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये जजमेंट है जहाँ पे वो सारे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इंजंक्शन का निकल कर आया था। अब हम आते हैं एक एक टॉपिक को लेकर। जो दूसरा केस हम बात कर रहे हैं वो है प्राइमा फेसी का केस लॉस को लेकर हम बात करें। केस का नाम है द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वर्सेस वरम सौजन्या। ये सिविल डिवीजन पिटीशन नंबर है 578 ऑफ 2024। ये बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। इसकी जजमेंट आई थी 28 मार्च 2024 को इसकी आई थी। ये आया था, लेकिन ये हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें बोला गया था हाई कोर्ट मध्य प्रदेश रेंडर्ड अ वर्डिक्ट इन सिविल डिवीजन पिटीशन कंसर्निंग ए कंटेंशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। द केस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जस्टिस BS भानुमति emphasized the importance of the primary case for possession and ownership of the disputed property। ये जो बात निकल के आई थी ये प्राइमा फेसी केस को लेकर। अगर आपको स्टे चाहिए सबसे पहले प्रूव तो करिए कि ज़मीन आपका है, सबसे पहले प्रूव तो करो कि आपके पास में कब्जा था। प्राइमा फेसी का मतलब यहाँ से निकाल के बताया गया कि आपको पहले दिखाना है कि आपके पास ज़मीन है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, आपके नाम में आपकी ज़मीन है, ज़मीन का कब्जा आपके पास में है। एक प्राइमा फेसी केस तभी निकल कर आता है। और इसी जज ने वही बोला कि आपको स्टे तभी मिलेगा जब अपना प्राइमा फेसी केस आप प्रूव करो पहले। अगर आप वही नहीं प्रूव करो तो बाकी के 2 तो बहुत बाद में आ जाती है। पहले प्राइमा फेसी केस जो होता है उसको प्रूव करना है, वो इस जजमेंट में निकल कर आया है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमा फेसी केस को लेकर ही आ जाता है सीमा अरशद जाहिर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई 2006 का है ये। इस पे ये बोला गया है कि उसमें भी सीधा प्राइमा फेसी केस को लेकर ही बताया गया है कि जब ये रिक्वायरमेंट पूरा करता है, प्राइमा फेसी केस अगर प्रूव करता है सबसे पहले डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को सबसे पहले अपना प्राइमा फेसी केस अगर प्रूव करना पड़ता है, अगर वो अपना प्लीडिंग में इस चीज़ को प्रॉपर्ली बताया है और अपना हियरिंग में भी प्रॉपर्ली बता रहा है, तभी जाकर उसको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल सकता है। When the need for protection of the plaintiff right is compared with or weighed against the need for protection of the defendant's right or likely infringement of the defendant's rights, the balance of convenience tilting in favor of the plaintiff and clear possibility of irreparable injury being caused to the plaintiff if the temporary injunction is not granted. In addition, temporary injunction being an equitable relief, the discretion to grant such relief will be exercised only when the plaintiff conduct is free from blame and he approaches the court with clean hands. तो यहाँ पे वही बात हुई है, एक तो प्राइमा फेसी केस की बात करी, साथ में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। देखिए स्टे ऑर्डर एक ऐसा होता है जिसमें कोर्ट देखता है कि अगर मैंने प्लेंटिफ को स्टे दे दिया तो कहीं डिफरेंट का तो लॉस नहीं हो जाएगा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है ना। तो कोर्ट को बैलेंस करके देखना पड़ता है। तो अधिकतर क्या होता है जब स्टे ऑर्डर की बात है तो कोर्ट स्टेटस को देता है, भैया जैसा है वैसा स्थिति करो, ना प्लेंटिफ कुछ करेगा ना डिफेंडेंट कुछ करेगा। क्यों अधिकतर केसेस में स्टेटस को दे दिया, इसीलिए दिया जाता है जहाँ पे उनको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे अगर कोर्ट को डाउट हो गया है, अगर कोर्ट को 50-50% भी लग गया है कि शायद डिफेंडेंट का भी राइट है इसमें, और कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ प्लेंटिफ के बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस वाले आर्ग्यूमेंट पे,
वहाँ पे अधिकतर स्टेटस को लग जाता है। और ये जजमेंट वहीं पे बात कर रहा है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस अगर हम देखें, प्राइमा फेसी केस के बाद अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस अगर हम देखते हैं, तभी जाकर हम कोर्ट को देखना पड़ता है कि कहीं इस पर डिफेंडेंट का राइट का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, जो है इर्रिपेरेबल लॉस। ये एक ऐसा है जो मुझे लगता है एक तो प्राइमा फेसी केस और साथ में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा वीकर पॉइंट होता है, लेकिन जो इर्रिपेरेबल लॉस होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है स्टे लेने का। जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा लॉस हो गया जिसको वापस ठीक से नहीं किया जाता है, मतलब वो स्थिति को उसकी पुरानी स्थिति पे नहीं लाई जा सकती है अगर ये चीज़ कर दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई पहाड़ है, अगर पहाड़ को काट दिया गया तो क्या वापस से पहाड़ बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, मतलब वो इर्रिपेरेबल डैमेजेस हो गए, इर्रिपेरेबल लॉस वहाँ पर हो गया है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट में स्टे लेने के लिए। और अधिकतर अगर कोई वकील ने बहुत अच्छे से इस आर्गूमेंट पे किया, इस पॉइंट पे आर्गूमेंट किया है, तो वो आराम से स्टे ऑर्डर लेकर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि असल तो ये पॉइंट होता है इर्रिपेरेबल लॉस। उसको दिखाना पड़ता है कोर्ट को कि भैया आप नहीं दोगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, तब कोर्ट को लगता है हाँ तब देना ही चाहिए, है ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ही बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो है बेस्ट सेलर रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आदित्य निर्ला नोवा लिमिटेड जो है। इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि प्राइमा फेसी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रांट ए टेम्परेरी इंजेक्शन कैन बी अवॉर्डेड इफ द डैमेज इज नॉट रिपेरेबल इफ द इंजेक्शन इज नॉट गिवन। इस जजमेंट में बोला गया कि खाली आपने प्राइमा फेसी केस से प्रूव कर दिया है कि हाँ ज़मीन मेरे नाम पे है, पोजीशन मेरे पास है, क्या उसी से आपको स्टे मिल जाएगा? द आंसर इज नो। आपको इर्रिपेरेबल लॉस का भी उतना ही प्रूव करना है, तभी आपको स्टे मिल सकता है। जो दूसरा जजमेंट है सेम इर्रिपेरेबल लॉस पर, वो है दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, ये 1992 का है, 1 SCC 719 है। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन वाज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पार्टी सीकिंग इंजेक्शन विल इनकर इर्रिपेरेबल इंजरी टू द पार्टी सीकिंग रिलीफ एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, दैट देयर इज नो अदर रेमेडी एक्सेप्ट द इंजंक्शन एंड द सेम इज नीडेड बाय द पार्टी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द अप्रीहेंडेड इंजरी और डिसपोसेशन। यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर कोर्ट मुझे नहीं देगा स्टे तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि जो इसका रिप्लेस कोर्ट नहीं कर सकेगा। कोर्ट को अगर ये चीज़ आ गई कि भैया अगर मैं इसको नहीं दिया तो इनजस्टिस मैं कर दूंगा, तो वो कोर्ट स्टे दे देता है। ये आपको कोर्ट में बहुत तल्लीनता से प्रूव करना पड़ता है, तल्लीनता से आर्गूमेंट करना पड़ता है कि भैया अगर आपने स्टे नहीं दिया तो ये मेरा नुकसान होगा और जिसके भागीदारी आप बनोगे। तो कोर्ट उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है और वो आपको प्रूव करना पड़ता है अच्छे आर्गूमेंट के साथ में। और ये वन ऑफ द जजमेंट है जिसको आप दिखा सकते हो, जो आप कोर्ट में बता सकते हो कि उस पर बोला गया यार मेरे इर्रिपेरेबल लॉस हो रहा है। जो लास्ट जजमेंट पे आ रही है वो है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव राजा सेठ हिराले। So this was held that the exercise of its inherent jurisdiction, the civil court has the power to grant interim injunction even if the case does not fall within the ambit of provision order 39 code of civil procedure। देखिए ऑर्डर 39 की जब हम बात करते हैं, इंजंक्शन की बात करते हैं, 3 पॉइंट उसमें निकल के आता है आपका प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रिपेरेबल लॉस। लेकिन ये जो जजमेंट है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव वाला जो केस है, इसमें इतना अच्छा पावर दिया गया सिविल कोर्ट को कि अगर आपको ये तीनों चीज़ नहीं भी दिख रहा है लेकिन आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है कि यहाँ पर स्टे मिलना चाहिए, तो आपको स्टे देना होगा। तो बाई चांस अगर आपने तीनों में से कोई एक पॉइंट आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ये तीनों पॉइंट नहीं भी प्रूव कर रहा है फिर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्टे देना चाहिए, तो आपको देना चाहिए। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज के मेरे वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।